जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर्स। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल भारत रत्न अवार्ड हमने पढ़े थे और 5 लोगों को मिला है, जिनमें से 4 को पोस्ट थॉमस और आडवाणी जी को एट प्रेजेंट उनको भी मिला है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। और उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हिस्ट्री और इकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपके लिए। साथ ही साथ आपको स्टैटिक घटना चक्र ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी हम साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे आई दृष्टि करंट अफेयर्स, जो कि हम करंट में अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। So we'll start with the next news, that is Supreme Court declared electoral bonds unconstitutional. Supreme Court ने electoral bonds को unconstitutional declare कर दिया है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स डाउन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये यूनानिमस वर्डिक्ट आ रहा था तो ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। एंड ही हेल्ड दैट इनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वायलेटिव। तो क्यों इसको डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेट कर रहा है। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड द पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजेक्शन डिटेल्स। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रांजेक्शन डिटेल्स है उसको भी आपको पब्लिश करना ज़रूरी है। द कोर्ट अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। तो अब ये डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है ये डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। ये जो अप्रोच है इसमें क्या होगा, इट विल इन्वॉल्व बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग फंडामेंटल राइट्स हियर, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, सो what it will involve balancing the competing fundamental rights। उनमें क्या क्या आ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। सो ग्रेटर वेटेज हैज़ बीन असाइन टू एन इंडिविजुअल वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ज़्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है, हैज़ बीन असाइन टू एन इंडिविजुअल वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑर्डर्ड to immediately stop the issuance of any further electoral bonds and furnish the details of such bonds purchased by the political parties since 12th April 2019 to the Election Commission of India। ठीक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ऑर्डर दिया गया है कि आप इमीडिएटली किसी भी तरीके का इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं इशू करोगे, और साथ ही साथ 12 अप्रैल 2019 से लेके अभी तक जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं उसकी पूरी डिटेल्स आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोगे। एंड लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश करेगा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एसबीआई ने शेयर की है उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है और ये अभी इन्फॉर्मेशन पहले इसमें दी नहीं जाती थी, तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट की जाएगी एंड इट विल बी गिवन राइट टू इन्फॉर्मेशन वेटेज। ठीक है, सो ये बोला गया है डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। अभी क्यों न्यूज़ में था, तो एक तो ये हो गया कि किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के इशू से रिलेटेड है। क्या होता है इसमें, इसमें बैलेंस किया जाएगा द कॉम्पिटिंग फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। इसको बैलेंस की जरूरत, दैट इज़ द डबल प्रोपोर्शन। मतलब इन्फॉर्मेशन भी देनी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्राइवेसी भी मेंटेन जहाँ ज़रूरी है। तो ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है इंडिविजुअल वोटर की राइट टू इन्फॉर्मेशन को। देखिए, राइट टू प्राइवेसी में क्या होता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके देश हित में ना हो, ठीक है, उसको हमें प्राइवेट रखना ज़रूरी है या किसी तरीके का कियोस कर सकती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ आया। सो दे सेड कि दो चीज़ों के बारे में यहाँ बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें जो हम ज़्यादा वेटेज देंगे वो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल का अधिकार है ये जानने का। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे देश का वो ओपन है, तो इसको ओपन ही रखना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, 15 फरवरी 2017 को एज एन यूनियन बजट वाज अनवील्ड, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ही इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, अब इस टाइम पे ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि पूछा जा सकता है मे बी इन फ्यूचर। यूनियन अनवील्ड द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018 थ्रू अ नोटिफिकेशन, जो कि 2 जनवरी 2018 को उन्होंने नोटिफाई किया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है। ठीक, प्रॉमिसरी नोट्स हमने पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वहाँ जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स में क्या होता है कि भाई आपको बताया जा रहा है कि इतने अमाउंट का है, तो वो अमाउंट आपको फ्यूचर में
पेमेंट की जाएगी। सॉरी ओलंपिक्स के साइन बन गए, ठीक है। सो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी डेजिग्नेटेड जो ब्रांचेज हैं वो इसको इशू करती थी, तो सिर्फ किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार था कि वो इसको इशू कर सकते थे। और इसको 1000 या उसके मल्टीपल्स में 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इसके मल्टीपल डिनोमिनेशंस में इसको डेजिग्नेट किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है उसके बारे में। अब इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है पहली चीज़ तो ये कि कौन सा आर्टिकल वायलेटिव हो रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए हो रहा है। उसके बाद डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात हुई है, जिसमें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा वेटेज मिला है इन कंपैरिजन टू राइट टू प्राइवेसी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो 6 फरवरी 2024 को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी टेबल्ड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024, जिसको पास किया गया था बाय द लोअर हाउस ऑफ द February 7, 2024 टू बिकम एन एक्ट। इसी के साथ उत्तराखंड जो है वो पहला लेजिस्लेचर बन जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, विच प्रेजेंट्स कॉमन लॉ फॉर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। तो उत्तराखंड जो है वो क्या बन जाएगा, पहला लेजिस्लेचर बन जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, ठीक है। सो इसमें कॉमन लॉ होगा मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए। कॉमन लॉ का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, आर्टिकल 44 क्या बोलता है ये कि चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, आपको डिवोर्स लेना है, आपकी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो कॉमन तरीके से रन करेगी, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, तो कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अब ये जो एक्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट सबमिटेड बाय हाई लेवल कमेटी विच इज़ फॉर्म्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना पी देसाई। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी, क्योंकि रंजना पी देसाई इज़ अ फेमस जस्टिस, सो उनके अंडर बहुत सारी जो कमिटीज़ बनाई गई थी वो आपको याद है। अभी जो फ़िलहाल जो कमेटी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, अब आप बोलेंगे कि गोवा में सबसे पहले लागू था, तो हम लेजिस्लेचर की बात करें तो गोवा का जो पोर्टुगीज़ सिविल कोड है 1867, वो बेसिकली एक एलियन कोड है जो कि पोर्टुगीज़ के द्वारा दिया गया है। और गोवा इस वजह से गोवा पहला स्टेट हो गया इंडिया में जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन जो उत्तराखंड है वो पहली इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट बन जाएगी जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, क्योंकि गोवा तो इंडिपेंडेंट से पहले से ही लागू था वहाँ पे 1867 से। की हाईलाइट्स ऑफ यूसीसी ऑफ उत्तराखंड क्या है, व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड। एक्ट मैंडेट्स द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विद इन 60 डेज ऑफ सेरेमनी। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा मैरिजेस का विद इन द 60 डेज ऑफ सेरेमनी। उसके बाद नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस में फेस अ पेनल्टी ऑफ 10,000 और अ 3 month जेल टर्म और बोथ। मतलब शादी करके अगर आपने नहीं दिया तो पहले 10,000 रुपये दो और शादी के 3 महीने बाद जेल भी चले जाओ। सो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस जो है, अगर आपने नहीं अपनी मैरिज रजिस्टर कराई तो भाई जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, अगर आप सुन रहे हो और आपकी शादी होने वाली है तो प्लीज़ करवा लो। अदरवाइज़ शादी के बाद आपने नहीं करवाता है तो आपको क्या होगा, 10,000 की भाई पेनल्टी लगेगी, साथ ही साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 महीने देख लो, शादी से परेशान हो गए हो तो दे देना पेनल्टी और जेल चले जाना, और नहीं हुए हो तो पहले ही कर देना, ठीक। चलिए, फिर है नो मैरिज कैन बी डिजॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। तो कोई भी मैरिज कोर्ट ऑर्डर के बिना डिजॉल्व नहीं होगी, और एल्स इट वुड लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, ठीक है। मतलब कि आपको डिवोर्स फाइल करना पड़े। डिजॉल्व का मतलब कि भाई अगर आपको शादी नहीं करनी है तो सॉरी आपको शादी में नहीं रहना है तो आप कोर्ट ऑर्डर से या डिवोर्स फाइल करके ही प्रॉपर तरीके से डिवोर्स लोगे, ठीक। सेक्शन 4 सेज दैट नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, thus prohibiting bigamy और polygamy। ओके, मतलब कि एक स्पाउस के होते हुए, ईदर स्पाउस का मतलब वाइफ भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, कि ज़िंदा रहते आप दूसरी शादी नहीं करें, मतलब मैरिड रहते आप डिवोर्स ले लिया है तो ठीक है, अलग बात है। बट इफ़ यू आर मैरिड टू समवन एंड ही और शी इज़ अलाइव एंड विदाउट डिवोर्स यू कैन नॉट मैरी द अदर पर्सन, ठीक है। तो बाइगेमी या पॉलीगेमी जो है वो प्रोहिबिटेड है, सेक्शन 4 इसका बोलता है। सेक्शन 28 प्रोहिबिट करता है द इनिशिएशन ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स अनलेस 1 year हैज़ इलेप्स्ड सिंस द डेट ऑफ मैरिज। 1 साल से पहले डिवोर्स के लिए भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बड़ा पेचीदा मामला कर दिया है
कि सेक्शन 28 ये बोलता है कि भाई 1 साल से पहले डिवोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. द एक्ट लीव्स आउट द मेंबर्स ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी फ्रॉम द एम्बिट एंड अप्लाइज ओनली टू हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप. अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो भी रूल्स होंगे यहाँ पर वो LGBTQIA प्लस कम्युनिटी पर लागू नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस जो हैं उन पर लागू होंगे. This act ensures equal property right for sons and daughters, including the illegitimate children born out of voidable marriages, as well as live-in relationship, adopted children, and those born through surrogacy or otherwise. तो कौन कौन इसमें प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा? इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स किस किस को मिलने वाले हैं? सन और डॉटर दोनों को मिलेंगे. अब इलेजिटिमेट अगर कोई चिल्ड्रन इज़ बॉर्न आउट ऑफ एनी वेडलॉक, या फिर वेडलॉक नहीं भी आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, अवॉइडेबल मैरिजेस में है, तो वो बच्चा भी अधिकारी होगा उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है. इफ़ यू हैव सब प्रॉपर्टी तो वो उसमें भी बटेगी. ठीक है. फिर अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, बिल्कुल वो भी पूरा अधिकारी होगा, क्योंकि आपने उसको लीगली अडॉप्ट किया है, यू आर द लीगल पेरेंट्स, सो उसको भी होगा. या फिर आपके बच्चे का जन्म सरोगेसी या किसी और मेथड से हुआ है तो भी उसको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का जो अधिकार है वो लागू उस पर होगा. ठीक है. सो बिल हैज़ अबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन. सो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अबॉलिश कर दिया है. Section 378 makes it mandatory for partners in civil relationship within the state, irrespective of whether they are residents of Uttarakhand or not, to submit a statement of live-in relationship to the concerned registrar within whose jurisdiction they are residing. ठीक. अब अगर कोई भी आप में से उत्तराखंड में रह रहा है, चाहे आप वहाँ के रेजिडेंट हो या आप वहाँ बाहर से आके शिफ्ट हुए हो, बट इफ़ यू आर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. ठीक है. आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लिव इन रिलेशनशिप का, और उसकी रजिस्ट्री आपको करानी पड़ेगी विद इन ह्यूज, जहाँ पे भी जिस जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हो वहाँ पर. Section 2 stipulates nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes. अब Section 2 ये बोल रहा है कि जो भी इसमें रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे विद इन द मीनिंग ऑफ द क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रेड विद आर्टिकल 342. ठीक है. तो ये सब है उत्तराखंड के यूसीसी में. ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, फिर से देख लीजिए. स्पाउस के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. शादी के 60 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अगर नहीं कराते हो तो 10,000 जुर्माना, 1 साल की जेल या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं. कोर्ट ऑर्डर के बिना कोई भी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी. डिवोर्स 1 साल के का इनिशिएशन 1 साल से पहले नहीं होगा. LGBT कम्युनिटी जो है वो इससे परे है, मतलब इसमें नहीं आएगी, सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर लागू होगा. प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल बटेगी बेटे और बेटी में. अब वो बेटा और बेटी अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है इलेजिटिमेट का, क्योंकि बच्चा कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होता है. ठीक है. तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हटा दिया है. एंड कोई एडॉप्टेड बच्चा है या फिर सरोगेसी या किसी और मेथड से अगर कोई बच्चा हुआ है तो उस पर भी प्रॉपर्टी जो है वो बटेगी. ठीक. इसके अलावा सेक्शन 378 ये भी बोलता है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड के हो या बाहर के हो, आपको स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप देना पड़ेगा. और सेक्शन 2 ये बोलता है कि जो भी कुछ इसमें रूल्स दिए हुए हैं वो किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं होंगे विद इन द मीनिंग ऑफ द क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रेड विद आर्टिकल 342. ठीक है. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. अयोध्या राम मंदिर जनवरी 22, 2024 प्राण प्रतिष्ठा की जाती है हिस्टोरिक राम टेम्पल की अयोध्या में. मोदी जी के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई. जितने भी रिचुअल्स थे उन्होंने उसको अटेंड किया. रामलला आइडल वॉज अनवील्ड एट द कॉन्सिक्रेशन प्राण प्रतिष्ठा. तो रामलला की जो मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा की गई. वहाँ पर मोदी जी के अलावा मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी प्रेजेंट थे. ये सब गर्भगृह में रह के सारी पूजाएं कर रहे थे. ठीक है. अब ये तो खैर इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर ने बाद में एक स्टैचू अनवील की जटायु की ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अयोध्या राम टेम्पल. ठीक है. अब देखिए
Mangal Dhwani. 50 traditional music instruments across the country were a part of devotional Mangal Dhwani that resonated during the consecration ceremony of the newly constructed Ram Temple. तो 50 से ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे अक्रॉस द कंट्री वो बजाए गए इस टाइम पर. ऑर्केस्ट्रेड बाय अयोध्या सेलिब्रेटेड पोइट यतेंद्र मिश्रा. तो इसको एक सेलिब्रेटेड पोइट जो है, बहुत फेमस पोइट है वहाँ के, यतेंद्र मिश्रा, उनके द्वारा किया गया. द ग्रैंड म्यूजिकल रेंडिशन वॉज सपोर्टेड बाय संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली. मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हुए यहाँ पे, जो बजाए गए, वो थे पखावज, फ्लूट एंड ढोलक यूपी, अलगोजा पंजाब, संतूर मध्य प्रदेश, पोंग मणिपुर, तंबूरा छत्तीसगढ़, शहनाई दिल्ली, रावण हत्ता राजस्थान से, घटम आंध्रा से, संतूर होना चाहिए शायद, अगर संतार कुछ होता है तो गुजरात से, पखावज बिहार, हुड़का उत्तराखंड. ठीक है, तो ये आप एक बार ध्यान, नज़र आपको 2-3 बार पढ़ना है इसको कि कौन सी चीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही है, वो आपको ध्यान देना है. ठीक. ठीक है, तो ये जो है पूरा, ये आपको ध्यान देना है कि पखावज, फ्लूट और ढोलक ये यूपी से हो गया. इसके अलावा यूपी से और कुछ है नहीं. अलगोजा पंजाब से है, संतूर मध्य प्रदेश, पुंग मणिपुर, तंबूरा छत्तीसगढ़, शहनाई दिल्ली, रावणहत्ता राजस्थान, घटम आंध्र प्रदेश, संतर गुजरात, पखावज बिहार और हुड़का उत्तराखंड. ठीक है, अब देखिए अयोध्या राम टेम्पल के बारे में देख लें कि ये 3 स्टोरी टेम्पल है जो कि नागर स्टाइल में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है. प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द टेम्पल ऑन 5 अगस्त 2020. तो 2020 5 अगस्त 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन, इसकी न्यू रखी गई थी और 22 जनवरी 2024 को ये बन के तैयार होता है. द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द टेम्पल हैज़ बीन डिज़ाइन टू डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द लॉर्ड राम. तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पूरी स्टोरी बताई गई है लॉर्ड राम की और उनकी स्टोरी पूरी डिपिक्ट की गई है. फर्स्ट फ्लोर डिजाइंड है जैसे कि लॉर्ड राम का दरबार हुआ करता था. इसमें परकोटा था. द टेम्पल विल बी सराउंडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल, जिसको परकोटा बोला गया. तो परकोटा अगर पूछा जाए कि क्या है, तो क्या है, जो टेम्पल है वो एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल से सराउंडेड है, जिसको बोला जाता है परकोटा. Along with the main राम मंदिर, the temple complex will consist of several other religious structure. मतलब कि पंचायतन शैली में भी बना हुआ है, पंचायतन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल है ये. ये जो टेम्पल्स हैं, these are dedicated to सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान एंड लॉर्ड शिवा. द टेम्पल ऑफ माँ अन्नपूर्णा इन नॉर्थ एंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड हनुमान इन द साउथ आर्म. तो माँ अन्नपूर्णा का टेम्पल है नॉर्थ में और लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है साउथ आर्म्स में. रामलला आइडल के बारे में देखें अगर, तो कॉन्सिक्रेशन ऑफ द आइडल ऑफ रामलला वॉज नेम्ड एज बालक राम, क्योंकि अगर आपने देखी हो मूर्ति तो वो बाल रूप में है, बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ 5-year-old चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम. द रामलला आइडल वॉज बींग स्कल्प्टेड बाय 3 स्कल्प्टर्स. अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि इनके 3 स्कल्प्टर्स कौन थे. गणेश भट्ट, अरुण योगीराज एंड सत्यनारायण पांडे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. 3 स्कल्प्टर्स ने मिलकर बनाया, गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और सत्य नारायण पांडे. द मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टोन कृष्णा शिला स्टोन आइडल वेटेड 150 kg to 200 kg विच हैज़ बीन क्राफ्टेड बाय. अब जो कृष्णशिला स्टोन जिससे जो काला पत्थर है जिससे रामलला की स्टैचू बनाई गई है, वो क्राफ्ट की गई थी बाय द स्कल्प्टर अरुण योगीराज, जो कि मैसूर कर्नाटका से हैं. एंड इसको मेन गर्भगृह के लिए सिलेक्ट किया गया था. 51 इंच आइडल, मतलब कि 4.24 फीट विद विड्थ ऑफ 3 feet shows Lord Ram as a 5-year-old child. The right hand of the idol shows him giving Ashirwad and designed to hold an arrow, while the left hand is designed to hold a bow. On both sides of रामलला आइडल 10 इनकारनेशंस जो हैं भगवान विष्णु के, जो 10 अवतार हैं उसके बारे में एनग्रेव किया गया है दोनों साइड. 10 अवतार कौन कौन से हैं? शुरू होता है पानी से, तो सबसे पहले पानी था तो मत्स्य अवतार होता है, फिर कुर्मा अवतार होता है, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि, जो अभी कलयुग में अवेटेड है. सो 10 अवतारों की बात की गई है. नियर द राइट फुट, उनके जो दायां पैर है उसके पास लॉर्ड हनुमान जी एनग्रेव्ड हैं. एंड नियर द लेफ्ट फुट लॉर्ड गरुण देखे जा सकते हैं.
अराउंड द हेड ऑफ द रामलला आइडल हिंदू रिलीजियस सिम्बल्स जैसे कि स्वास्तिक एंड ओम सिंबल हैव बीन कार्व्ड। सो रामलला आइडल के आसपास जो हिंदू रिलीजियस सिंबल है जैसे कि स्वास्तिक और ओम सिंबल कार्व्ड आउट है। अ चक्र, अ गदा सॉरी एंड अ शंख आर ऑल्सो एनग्रेव्ड इन द आइडल। ठीक है, सो एक चक्र, गदा और शंख भी इसमें एनग्रेव्ड हैं। ऑल राइट, एक बार हम टेबल देख लेते हैं जो दी गई है। तो रामलला मूर्ति के बारे में आप देख लिया आपने कि एक तो ये ब्लैक जो कृष्ण बेसिकली इसको नाम दिया गया है कृष्ण शिला स्टोन, उससे बनाया गया है। और उसके उनके जो स्कल्प्टर है, मेन जो डीटी है जिनको गर्भगृह में रखा गया, उनके स्कल्प्टर हैं अरुण योगीराज जी, मैसूर कर्नाटका से। इसके अलावा गणेश भट्ट और सूर्य नारायण पांडे जी भी इसके 3 स्कल्प्टर में से एक है। ठीक है, देख लेते हैं फीचर्स ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। डिज़ाइन एडवाइज़र्स कौन कौन है? IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, SVNIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद एंड NIRM। आर्किटेक्ट्स की बात करें तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा एंड हिज 2 सन्स निखिल सोमपुरा एंड आशीष सोमपुरा। कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टोब्रो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। Dimension, length of 360 feet, width of 235 feet and a height of 161 feet. टेम्पल एरिया, टोटल बिल्ट अप एरिया जो है वो है 27 एकड़्स, 57,400 स्क्वायर फीट। बाउंड्री वॉल, अ 732 मीटर लॉन्ग सराउंडिंग वॉल जिसको जो इन्फ्लुएंस्ड है द्रविड़ स्टाइल से एंड इट गिव्स अ हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक। आर्किटेक्चरल हाईलाइट्स 3 stories, 392 पिलर्स एंड 44 डोर्स। मंडपास, 5 मंडप हैं इसमें। नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो 5 तरीके के मंडप हैं इसमें। बाउंड्री वॉल तो द्रविड़ स्टाइल से बेसिकली इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। आर्किटेक्चरल हाईलाइट्स हमने देख लिए, 3 story बिल्डिंग है ये। अब देखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो 5 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया जाएगा और इसमें 15 ट्रस्टीज़ थे। 15 में से 12 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 5 परमानेंट और 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट के, विद ईच मेंबर बीइंग अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। ठीक है, तो 9 परमानेंट और 6 नॉमिनेटेड हैं और ऑफ दिस ट्रस्ट विद ईच मेंबर। और इनमें से जो भी मेंबर हैं, 6 नॉमिनेटेड हो चाहे 9 परमानेंट हो, ये सब क्या होने चाहिए? ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हों। महंत नृत्य गोपाल दास इज़ द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। चंपत राय was appointed as the general secretary. Nripendra Mishra was nominated as the chairman of the construction committee. Currently, Swami Govind Dev Giriji Maharaj is the treasurer of, and K. Parasaran is the senior spokesperson of the trust. ठीक है, सो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है ये 5 फरवरी 2020 को ही बना दिया गया था और इसी में फिर जितनी भी कमिटीज़ वगैरह फॉर्म हुई और इसी में जो बेसिकली डिस्कशन होके आगे की चीज़ें की गई। ठीक है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है एक बार दोबारा से अगर हम देखें तो प्राण प्रतिष्ठा इसकी होती है, वो डेट आप देख लीजिए, जनवरी 22, 2024 को हुई थी। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो 5 अगस्त 2020 को रखा गया था, जिस दिन ये तीर्थ ट्रस्ट भी बनाया गया था। मंगल ध्वनि में बहुत 50 से ज़्यादा ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हुए थे और आपको इस पे मेजर एक ध्यान देना है कहाँ कहाँ क्या है। आर्किटेक्ट्स की बात करें तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा एंड हिज 2 सन्स निखिल सोमपुरा एंड आशीष सोमपुरा, इन्होंने ये आर्किटेक्ट्स थे। बाकी डिज़ाइन एडवाइज़र्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप याद रखिएगा कि लार्सन एंड टोब्रो इसको कंस्ट्रक्शन कंपनी है और डायमेंशन हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पल एरिया नहीं ज़रूरत है। 3 stories बिल्डिंग है और मंडप कितने हैं? तो 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप,
प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। फर्स्ट फ्लोर जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा लॉर्ड रामास दरबार के तौर पे। सेकंड फ्लोर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपको स्टोरीज़ बताई जाएंगी उनके बर्थ की और चाइल्डहुड की। फिर फर्स्ट जो फ्लोर है वहाँ पे राम के दरबार की झरोखे देखने को मिलेंगे। परकोटा जो है वो एक दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर वॉल जो इसको सराउंड करती है। साथ ही साथ पंचायतन स्ट्रक्चर भी रहेगा टेम्पल का। इसमें 5 जो देवी देवता हैं वो हैं सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और लॉर्ड शिवा। और माँ अन्नपूर्णा का टेम्पल जो है वो नॉर्थ में होगा, देन लॉर्ड हनुमान का साउथ में। एंड ठीक है, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। नागर स्टाइल में बना हुआ है। बालक राम के तौर पे उनको नाम दिया गया है जो मूर्ति स्थापित की क्योंकि वो बालक रूप में हैं। और 3 स्कल्प्टर्स हैं, गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और सत्यनारायण पांडे, जिन्होंने यहाँ पे स्कल्पटिंग का काम किया है। और ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, 10 अवतारों के बारे में इसमें दर्शाया गया है। 10 अवतार मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। ऑल राइट, अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू conferred स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ऑन 11 जनवरी 2024। इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। 13 अवॉर्डीज जो थे दे रिसीव द फेलिसिटेशंस अंडर द कैटेगरीज ऑफ क्लीन सिटीज़, क्लीनेस्ट कैंटनमेंट, सफाई मित्र, सुरक्षा, गंगा टाउन्स एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। During the assessment, 4477 cities were assessed, in which 61 cantonment area towns and 88 Ganga towns are included. तो ये जो 8th एडिशन है सर्वेक्षण का वो लार्जेस्ट अर्बन सैनिटरी सर्वे हो जाएगा दुनिया का। ठीक है, सो दिस 8th एडिशन इज़ द लार्जेस्ट सर्वे सैनिटरी सर्वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, की हाइलाइट्स देखते हैं। थीम क्या थी इसकी? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। द 9 years of Swachh Bharat mission and the spirit of Swachhta was reinvigorated through an audio visual presentation and highlighting 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन। ठीक है, तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन। द स्वच्छ भारत मिशन एंथम फॉर 2024 इज नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। सिंग बाय किसने गाया है इसको गाया है कैलाश खेर जी ने। ठीक है, तो जो थीम है वो है वेस्ट टू वेल्थ मतलब थी। और ये जो पूरा मिशन है, 9th मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, ये बेसिकली इसमें जो प्रेजेंटेशन है इट इज़ हाईलाइटिंग अ टैग लाइन दैट इज़ 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन। साथ ही साथ इसके लिए एक एंथम बनाया गया है जिसका नाम है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, जिसको कैलाश खेर जी ने गाया है। ओके, अब देखते हैं कि इसमें टेबल में क्या दिया हुआ है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक, तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक में पहली पोजीशन में है इंदौर हमेशा की तरह, साथ ही साथ सूरत भी है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 3 में नवी मुंबई है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 में ससवाद सॉरी। ठीक है, तो ये लेस देन 1 लाख है। देन क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड है मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। बेस्ट सफाई बेस्ट सफा मित्र, ओके, सुरक्षित शहर, बेस्ट सफा मित्र सुरक्षित शहर, यह है चंडीगढ़। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1, क्लीनेस्ट गंगा टाउन में पहली रैंक मिली है वाराणसी को और दूसरी मिली है प्रयागराज को। और इस साल प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। टॉप 3 सिटीज़ पॉपुलेशन इनकी 1 लाख से ऊपर हो। सो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ठीक है, तो ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है। टॉप 3 पॉपुलेशन बिलो 1 लाख। सो बिलो 1 लाख में अगर हम देखें तो ससवाड़ महाराष्ट्र, देन पाटन छत्तीसगढ़,
लोनवाला महाराष्ट्र। टॉप 3 स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सो टॉप 3 स्टेट्स में आ जाएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और टॉप 3 गंगा सिटीज़ में आ जाएंगी वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। ठीक है, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। सो ये जो है आपके टॉप स्टेट्स में आ गए। एक बार टॉप स्टेट्स में दोबारा से देख लो, बिकॉज 1 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन में इंदौर है, सेकंड नंबर पे सूरत है और थर्ड नंबर पे नवी मुंबई है। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो वो है ससवाड़, पाटन और लोनावला। टॉप 3 स्टेट की ओवरऑल बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, देन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और टॉप 3 गंगा सिटीज़ की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आईशे 2021-22. So Ministry of Education, Government of India released All India Survey on Higher Education आईशे 2021-22 on January 2024. सो मिनिस्ट्री जो है वो आईशे कंडक्ट कर रही है सिंस 2010-11। की हाईलाइट्स अगर हम देखें आईशे की, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा आईशे जो है कंफ्यूज बहुत ही सिंपल सा डाल देंगे कि प्राइमरी एजुकेशन किस भी, तो आपको याद रखना आईशे HE का मतलब है हायर एजुकेशन। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक ऑल इंडिया सर्वे रिलीज़ किया है 25 जनवरी 2024 को। सो 2010-11 से ये आईशे कंडक्ट हो रहा है। अब हाइलाइट्स देख लें। टोटल एनरोलमेंट जो है इन हायर एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज टू नियरली 4.33 करोड़ इन 21-22 फ्रॉम 4.14 करोड़ इन 21-22। सो एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 91 lakh इन द enrollment from around 91 lakh in the enrollment from 3.42 crores in 2014-15. ओके, तो देखिए बस आपको जो याद क्या रखना है, इतना डेटा आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि जो टोटल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो टोटल एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। फीमेल एनरोलमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, देन एनरोलमेंट ऑफ ST स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इन केस ऑफ ST फीमेल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो। अब ST में भी अगर हम फीमेल पे आ जाएं स्पेसिफिकली, तो वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। देन देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 80% सिंस 2014-15। ठीक है, और ओके, तो पहले यहाँ पर एक बार दोबारा देख लीजिए। टोटल एनरोलमेंट में बढ़ोतरी मिली है। फीमेल एनरोलमेंट ओवरऑल बढ़ा है। ST स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ओवरऑल बढ़ा है। ST स्टूडेंट्स में फीमेल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी बढ़ा है। तो अभी तक तो सब कुछ बढ़ा है। अब आगे देखते हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट एनरोलमेंट भी बढ़ा है। ठीक है, देखिए डेटा हम नहीं पूरा देख रहे हैं, इतना डेटा आप याद नहीं रख पाएंगे। आप सिर्फ ये देखते जाइए कि कहाँ कहाँ बढ़ा है। ठीक, GER भी बढ़ा है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI, द रेशो ऑफ फीमेल GER टू मेल GER जो है वो है 1.01। सो जेंडर पैरिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो फीमेल का मेल से अगर रेशो करोगे तो वो आएगा 1.01। और GPI जो है इट इज़ कंटिन्यू टू बी अबव 1। तो एक मतलब 2017-18 से वो हमेशा 1 से ऊपर ही देखने को मिला है। सो फीमेल GER जो है इट कंटिन्यूज़ टू बी मोर देन मेल GER। फीमेल का जो GER है वो ज़्यादा है देन द मेल GER। तो फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर की बात कर रहे हैं खास करिए। ठीक है, तो फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मेल का जो GER है फीमेल का वो ज़्यादा ही रहा है। ऑलराइट, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आपसे अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं सब बड़ी हैं, चाहे वो ST की पॉपुलेशन की बात हो, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो, फीमेल पॉपुलेशन की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो या GER की बात हो, सब के सब जो हैं वो इंक्रीज़ की साइड ही है, डिक्रीज़ देखने को नहीं मिला है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023।
सो सितंबर 29 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने असेंट दिया नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 को, विच सीक्स टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो इसमें क्या बोला गया कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। राज्यसभा ऑन सितंबर 21 2023 यूनानिमसली पास द नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ऑफिशियली इसको बोलेंगे 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। सो 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है वो राज्यसभा ने यूनानिमसली पास किया, ठीक है। सो 106, तो ये आपको याद रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हो गया यहाँ से? पहला कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या चीज़ बोली गई कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को। किस किस में दिया जाएगा? लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। राज्यसभा ने सितंबर 21 2023 को यूनानिमसली नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू किया और इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो है 106। देन ऑल 214 राज्यसभा मेंबर्स प्रेजेंट वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। तो सारे ही राज्यसभा मेंबर्स ने इस पर वोट किया, इन फेवर ऑफ द बिल वोट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। सो ये जो 128th अमेंडमेंट बिल था जो कि बाद में 106 एक्ट बना, वो इंट्रोड्यूस किया गया था अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इन द अपर हाउस। नेक्स्ट की हाईलाइट्स ऑफ द एक्ट अगर हम देखें तो क्या है? टू अचीव द गोल ऑफ विमेंस रिजर्वेशन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एनसीटी ऑफ दिल्ली आर्टिकल 239 AA आर्टिकल 239 AA स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ठीक। सो ये जो गोल है विमेन रिजर्वेशन को उसको अचीव करने के लिए जो प्रपोज अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के विद रिस्पेक्ट टू एनसीटी दिल्ली आर्टिकल 239 AA स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली भी मिलेगी, ठीक है। न्यू आर्टिकल्स इसमें इंसर्ट हुए हैं कुछ, तो विमेंस रिजर्वेशन एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू आर्टिकल्स, आर्टिकल 330A 332A और 334A। और ये जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन के लिए, दिस एक्ट मेक्स प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर्स। सो 15 साल के लिए जो इसमें बात हुई है अभी, वो 15 साल के लिए हुई है। आगे फिर इसको फर्दर इंक्रीज़ करना होगा तो इंक्रीज़ किया जाएगा और ख़त्म करना होगा तो ख़त्म किया जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अबाउट द एक्ट देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस द 3 बिल्स इन द लोकसभा एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया ये जो 3 बिल थे लोकसभा में, और जो कि इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। सो ये नए एक्ट लाए गए हैं ओवरऑल क्रिमिनल लॉज को ओवरहॉलिंग के लिए। सो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने 3 रिवाइज क्रिमिनल लॉज पास किए, कुछ अमेंडमेंट्स थे उसमें, और जो कि मूव किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस 3 बिल्स, ओके। ये जो 3 बिल्स हैं, दिस बिकेम एक्ट एंड रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड IPC 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और दिस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। IPC को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता BNS। तो पहले जब हम बोलते थे कि IPS की धारा इतना, द सेक्शन दिस, सो नाउ इट विल बी लाइक BNS सेक्शन X, ठीक है। नेक्स्ट इज CRPC इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके, ये नाम दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पे। तो ये 3 बातें इसमें कही गई। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CRPC को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और IPC को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता। तो ये इनके जो हिंदी नाम हैं वो दिए गए हैं। द भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगर हम बात करें BNS की, सो ये जो नया प्रोविज़न है इसमें क्या आएगा? सेक्शन 109 आएगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 110, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम इन जनरल सेक्शन 111,
ये हो जाएगा ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। एंड सेक्शन 150 एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड सेक्शन 302 स्नैचिंग। ठीक है, तो इसमें जो नए प्रोविजंस इंक्लूड हुए हैं वो ये हैं। सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन 110 पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम इन जनरल, सेक्शन 111 ऑफेंस ऑफ द टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 150 एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ सेक्शन 302 स्नैचिंग। ये सब इसमें नए इंक्लूड हुए हैं। द पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप। अब जो गैंग रेप, अगर दिस अनफॉर्चुनेट गैंग रेप जो होता है, इसमें इसकी जो पनिशमेंट है इट विल इंक्लूड 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। द फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। तो जो फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट है, पहली बार कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। अगर मॉब लिंचिंग होती है भीड़ के द्वारा, ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट उसके लिए इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द ऑफेंस बीइंग मेड पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ कैपिटल पनिशमेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो पहले नहीं था। किसके लिए? मॉब लिंचिंग के लिए। तो ये तो हुआ BNS की बात, IPC। अब देखिए भारतीय नागरिक स्वास्थ्य संहिता। भारतीय नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा संहिता जो है CRPC को रिप्लेस किया है इसने। एंड अ फॉर्मल प्रोविजन सेक्शन 230 ऐड किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्यूज्ड और विक्टिम है दे हैव फ्री एक्सेस टू कॉपी ऑफ द FIR विद इन 14 days ऑफ द एक्यूज प्रोडक्शन ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें बोला गया एक फॉर्मल प्रोविजन ऐड किया गया 230, जो कि इंश्योर करेगा कि जो एक्यूज्ड हैं और जो विक्टिम है दे हैव फ्री एक्सेस टू अ कॉपी ऑफ FIR विद इन 41 days ऑफ एक्यूज प्रोडक्शन और अपीयरेंस। और जो ये एक्ट है ये इट परमिट्स द फाइलिंग ऑफ 0 FIR फ्रॉम द पार्ट ऑफ फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इट ऑल्सो परमिट्स द फाइलिंग ऑफ 0 FIR फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो एक्ट है ये परमिट करता है द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस। तो ये बोलता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हैं और उसकी उतनी ही लीगल वैलिडिटी होगी जितनी कि किसी डॉक्यूमेंट की होगी। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितनी लीगल वैलिडिटी जो है वो उसकी होगी। ये बात हुई BNS की। भारतीय न्याय संहिता IPC को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट उसको। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। पटना हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन 65% कोटा इन बिहार। तो देखिए बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से दीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या है इसमें। जून 2024 को पटना हाई कोर्ट ने एक अमेंडमेंट जो था उसको बिहार लेजिस्लेचर ने जिसको पास किया था 2023 में, उसको साइड में रखते हुए रखा है, विच वॉज टू इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो उसमें क्या था कि बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनका भी इंक्लूडेड है। देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इनका जो रिजर्वेशन था उसको 50% से 65% करने की बात हुई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में। नवंबर 2023 में कितने से कितनी थी? 50% से 65, मतलब कुल मिला के 65 की बात की गई थी, हालांकि इसको अभी सेट असाइड कर दिया गया है। नवंबर 2023 से बिहार गवर्नमेंट इशूड गेजेट नोटिफिकेशन टू रेज द कोटा फॉर डिप्राइव्ड कास्ट फ्रॉम 50 to 65%. As a result, 35% पोस्ट जो हैं दे कुड बी गिवन टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विस। सिर्फ 35% पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को दी जाएंगी गवर्नमेंट सर्विस में। इन रिस्पॉन्स टू अ PIL पिटिशन विच वॉज फाइल्ड इन पटना हाई कोर्ट ऑन November 27, 2023, इसके रिस्पॉन्स में एक PIL फाइल की गई पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि 50 से 65% अगर आप कोटा बढ़ा रहे हो तो दैट विल अगेन क्रिएट अ केओस। और कितनी बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर से केओस होना है। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनमें आप इसको कर रहे हो, इट विल फॉर्म अ केओस। और इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया गया था और पटना हाई कोर्ट ने जो 65% जो कोटा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो ये हो गए हमारे नेशनल न्यूज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा वो आएगा नेशनल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स का। ठीक है,
थोड़ा सा देखिए कभी कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ये बोरिंग फॉर्म में जा रहा है, बट वी हैव टू रिवाइज एनी वेज। क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़ है उसको उसी फॉर्म में हमें देना पड़ेगा। सो ये हमें रिवाइज करनी ही पड़ेगी, बट आई विल ट्राई कि इसको थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड आप लोगों के रिस्पॉन्स भी आए हैं कुछ लोगों के, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, मेंटरशिप की बात है तो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की मेंटरशिप सिर्फ नहीं होगी, किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम की सिर्फ मेंटरशिप नहीं होगी। इस मेंटरशिप को ओपन रखा जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट पीसीएस और ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म का जो आपको जो भी डाउट्स लग रहे हैं, मतलब दिस विल बी अ काइंड ऑफ पर्सनल मेंटरशिप, कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि यू कैन नॉट यू नो व्हाट टू से, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन वी स्टडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कभी अपने टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। कुछ आपको लगता है कि आप सामने हो, देर आर मैनी देखिए थिंग्स, कि कभी कभी हम शाय भी फील करते हैं उसके लिए। कभी कभी हमें ये सोचता है कि हो सकता है ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, एंड हाउ टू आस्क फ्रॉम अ टीचर। आपकी एक रेपुटेशन, एक पोजीशन भी बनी होगी वहाँ पे अमंग द गुड स्टूडेंट, बट आपने कोई सिली क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो आपको बुरा लग रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने आसपास लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ एटलीस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली यहाँ आपको मेंटर आपका नहीं जानता है, आप मेंटर को पर्सनली, मतलब आप उसके सामने नहीं हैं, आप उसको कॉल करके खुद खोल के बात कर सकते हैं। तो इस तरह की मेंटरशिप प्रोवाइड करने का जो विचार है मेरा वो है। और किसी ने पूछा था कि स्टेट का है या सिर्फ उसके, देखिए आपके लिए सबके लिए है। आप स्टेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, और आप एक कोई स्पेसिफिक कोई स्टेट के और भी एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, तो दिस इज़ एन ओपन मेंटरशिप। ठीक है, आपको जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की जा सकती हैं। इन केस कोई स्ट्रैटेजी एट दैट मोमेंट आपके साथ डिस्कस नहीं है, आपको पलट के उसके लिए कॉल आएगा, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम आई एम थिंकिंग अबाउट, बिकॉज वॉट आई हैव फेल्ट इन द जर्नी ऑफ माई प्रिपरेशन, कि बहुत बार ऐसा होता था कि आपको दिशा दिखाने के लिए कोई नहीं होता था। हालांकि आपको पता होता है, हालांकि मुझे भी पता था क्या करना है, बट फिर भी जब हम अपने अपनी बात कह पाते हैं किसी तीसरे बंदे से जो आपको जज नहीं करेगा, ठीक है, तो वो उस तरीके की चीज़ है जो आपके लिए एक गार्डन के तौर पे भी आपका काम करेंगे, कि आपको एक सलाह अगर आपको चाहिए तो आपको वो मिलेगी, स्ट्रैटेजीज़ आपको चाहिए तो वो मिलेगी। तो इस तरीके की एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने का इनिशिएटिव के बारे में कुछ विचार है मेरा, और अगर आपके कोई और भी इंसाइट्स हों तो प्लीज़ आप बताइएगा। ठीक है, सो ये बस मैं आपको क्लियर करना चाहती थी इस पूरी डिस्कशन से, कि किसी स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक मेंटरशिप की बात नहीं है। ये आपके जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम है टू द पीसीएस एंड यूपीएससी ऑफ कोर्स, उनके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। ऑल राइट, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स का। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।